लेट्स कंटिन्यू विद आवर बायबैक। अभी तक हमने बायबैक में क्या देखा, बायबैक का पूरा रेगुलेशन, बायबैक में कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, सेबी क्या बोलता है और सेबी के अकॉर्डिंग बायबैक किस टाइप से हो सकता है। बेसिकली 3 मेथड्स अपन ने देखे। कौन कौन से मेथड? पहला था बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, सेकेंड था बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, किससे? बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और थर्ड था बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, अब हमने तो पूरा का पूरा देख लिया था बायबैक फ्रॉम टेंडर ऑफर। नेक्स्ट आता है बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट। उसके भी दो मेथड है। कौन से? बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज और बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब द बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट दो तरीके से हो सकते हैं, बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, बायबैक फ्रॉम बुक बिल्डिंग प्रोसेस। उसके साथ कुछ कुछ कंडीशन है। द कंपनी शैल इंश्योर दैट एटलीस्ट 75% ऑफ द अमाउंट earmarked for the buyback as specified by the resolution or a special resolution as the case may be utilized for buyback of the share and security, and the company shall ensure that minimum of the 40% of the amount earmarked for buyback as specified by the resolution be utilized within the initial half of the specified duration। अब आप बायबैक ओपन मार्केट के थ्रू कर रहे हो तो जब भी बायबैक होता है एक अप्रूवल लेना पड़ता है, या तो बोर्ड अप्रूवल या फिर शेयर होल्डर अप्रूवल। तो आप अप्रूवल में ये भी बताते हो कितने अमाउंट का आप बायबैक करोगे, वो अमाउंट आप अर्न मार्क कर देते हो, जैसे अलग रख देते हो। जैसे अगर डिसाइड हुआ अमाउंट की 100 करोड़ का बायबैक होगा तो अमाउंट अर्न मार्क मतलब 100 करोड़ का अमाउंट। अब पहले कंडीशन में बोला है, जब आपने बोर्ड या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था तो आपने बताया था कि कितने अमाउंट का आपको बायबैक करना है, तो वही उसी अमाउंट का एटलीस्ट आप 75% तो बायबैक करोगे ही। ये पहली कंडीशन है। मान लो हमने डिसाइड किया 100 करोड़ का बायबैक करना है, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 75 करोड़ का बायबैक तो करना ही है। सेकंड में बोला कि अब जितना अमाउंट आपने अर्मार्क किया था, बायबैक का टोटल पीरियड ये है, तो इनिशियल हाफ में उसका 40% अमाउंट का आप बायबैक कर लिया होना चाहिए। मतलब मान लो हमारा बायबैक पीरियड है पूरा 1 महीना और हमने अमाउंट अर्मार्क किया था, हमने डिसाइड किया था 100 करोड़ का बायबैक करेंगे, तो इनिशियल हाफ कितना? 15 दिन में 40% ऑफ द अमाउंट अर्मार्क, तो 100 करोड़ का 40% कितना हुआ? 40 करोड़। 40 करोड़ आपको 15 दिन में इनिशियली बायबैक कर लेना है। अभी हमने सिर्फ दो कंडीशन पढ़ी, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट कैसे कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बुक बिल्डिंग। बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट हो रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कितना अमाउंट हमने अर्मार्क किया, उस अमाउंट का एटलीस्ट 75% तो आप यूटिलाइज कर ही लो बायबैक में। एंड सेकेंड, जितना अमाउंट आपने अर्मार्क किया, टोटल बायबैक पीरियड है उसका इनिशियल हाफ में एटलीस्ट 40% ऑफ अमाउंट का तो आप बायबैक कर ही लो। ये हमारी दो कंडीशन है। अब हम आते हैं, सी हमने बायबैक फ्रॉम टेंडर ऑफर पढ़ा है, तो काइंड ऑफ सिमिलर ही कंडीशन है बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग का। अपन पहले बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। तो ये कैसे हो रहा है? आप ओपन मार्केट में जा रहे हो और वहां पे बुक बिल्डिंग के थ्रू बायबैक कर रहे हो। बुक बिल्डिंग में क्या होता है, आप एक प्राइस रेंज दे देते हो शेयर होल्डर्स को कि हम अपनी सिक्योरिटीज बायबैक करना चाहते हैं, ये प्राइस रेंज है। अब प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर बिडिंग करते हैं, फिर आप एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करते हो। मान लो मैंने आज प्राइस रेंज दी कि 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक का पर शेयर मैं बायबैक करूंगी। सारे के सारे शेयर होल्डर्स जिनको भी मैंने ये प्राइस रेंज दी, शेयर होल्डर अब बिडिंग करेंगे। कोई 100 बोल रहा है, कोई 110 बोल रहा है, कोई यहाँ बोल रहा है 120 में मैं शेयर लेने को रेडी हूँ, मैं शेयर देने को रेडी हूँ। तो मी एज अ कंपनी अब क्या होगा, मैं कट ऑफ प्राइस डिसाइड करूंगी अकॉर्डिंग टू बिडिंग। अब जो भी शेयर होल्डर कट ऑफ प्राइस है उससे बिलो उन्होंने बोला है कि वो उतने के लिए रेडी है, मैं सारे के सारे उनके शेयर बायबैक कर लूंगी। अब मैंने कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया, मान लो 110 कट ऑफ प्राइस आया, तो जो शेयर होल्डर 110 पे शेयर देने के लिए रेडी थे उनके और उनसे नीचे जो लोग रुपीज 100 में, 101, 102 जो भी लोग शेयर होल्डर शेयर देने को रेडी थे कट ऑफ प्राइस या बिलो कट ऑफ प्राइस, मैं सबके शेयर बायबैक कर लूंगी। और उनको पैसे कौन से मिलेंगे? सबको ही बराबर पैसे मिलेंगे। कौन सा प्राइस? एट कट ऑफ प्राइस। तो ये हमारा होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जहां पे हम इनिशियली प्राइस डिसाइड नहीं करते, प्राइस रेंज दे देते हैं, सामने वाले बिडर्स हमें हेल्प करते हैं प्राइस डिसाइड करने में, फिर हम एक कट ऑफ प्राइस दे देते हैं, फिर हम फाइनल बायबैक करते हैं।
तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग में क्या होगा, पहला डिस्क्लोजर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसा टेंडर ऑफर में था, अगर टेंडर ऑफर एकदम क्लियर है तो बुक बिल्डिंग एकदम सिंपल और सॉर्टेड जाएगा। The company which has been authorized by special resolution or board resolution as the case may be shall appoint a merchant banker and make a public announcement within 2 working days from approval। तो हमने सेम टेंडर ऑफर में देखा कि आपका जिस दिन बोर्ड अप्रूवल मिला या फिर जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल चाहिए था, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट करोगे, साथ ही साथ बायबैक का प्रोसेस के लिए आप एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करोगे। नेक्स्ट, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर होगा वो स्केड्यूल सेकंड में बताया गया है। अब ये ठीक है, वो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। अब जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आपका बायबैक का बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। बिडिंग प्रोसेस में क्या, अपने शेयर होल्डर को एक विंडो देंगे और बोलेंगे आपको अपने शेयर बिड करने, तो एक रेंज बताओ, एक प्राइस बताओ कि कौन से प्राइस पे आप देने के लिए रेडी हो। द बुक बिल्डिंग प्रोसेस शैल कमेंस within 7 working days from the date of public announcement। आपको बिडिंग शुरू कर देनी है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुरू कर देना है। कितने दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट की, उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही शुरू कर देना है। अब द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल कंटेन द डिटेल मेथोडोलॉजी pertaining to intimation required to be made prior to the opening of buyback। अब पब्लिक अनाउंसमेंट में और भी प्रायर चीजें बताई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बोला डिटेल्ड मेथोडोलॉजी pertaining to intimation required to be made। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस के पब्लिक अनाउंसमेंट में हम ये बताएंगे कि हमें किस किस टाइप के इंटीमेशन देने हैं, तो ये दोनों पॉइंट इन जनरल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑफर प्रोसीजर। द कंपनी मेकिंग द बायबैक शैल डिस्क्लोज maximum buyback price being the upper end of the price range as approved by the board of director to the shareholder as the case may be, and the book value of the share or other specified security। आप कंपनी का शेयर्स बायबैक कर रहे हो तो आपको शेयर होल्डर को एक प्राइस रेंज देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। जैसे मैंने प्राइस रेंज दी कि 100 से लेके 120, तो प्राइस रेंज हो गई और मैक्सिमम प्राइस मतलब हाईएस्ट टू हाईएस्ट मैं आपको 120 पे कर सकती हूँ, वो बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा जो हम शेयर आपसे लेने वाले हैं उनकी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बुक वैल्यू चल रही है, वो बुक वैल्यू। उसके साथ साथ कंपनी को पब्लिश भी करना पड़ेगा of an announcement on the date of commencement of the buyback। The company shall publish for offer opening announcement on the date of commencement of buyback। कंपनी को पब्लिश भी करना पड़ेगा कि बायबैक कब कमेंस कर रही है, सब कुछ। In case of frequently traded security, the lower end of the price range shall not be less than the higher of। अगर आप frequently traded securities है, अगर कोई भी ऐसे शेयर हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, ये हमने एसएस की रेगुलेशन की डेफिनेशन में देखा था। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कौन से शेयर होते हैं, पिछले 12 महीने में अगर आपके शेयर्स का ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका हाईएस्ट ट्रेडिंग ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि फ्रीक्वेंट जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनस है, वहां पे आपके शेयर का एटलीस्ट 10% की ट्रेडिंग हो रखी है टोटल शेयर कैपिटल की, तो आपके शेयर्स को हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर बोलते हैं। अगर आपके ऐसे शेयर्स हैं जिनकी लास्ट 12 महीने में एक स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जैसे एनएसई हो सकता है, बीएसई, उस स्टॉक एक्सचेंज पे आपके शेयर की पिछले 12 महीने में कितनी ट्रेडिंग हुई, आपके शेयर की क्वांटिटी का एटलीस्ट 10% ट्रेडिंग हो जाना चाहिए, वो होता है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। अगर आपके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर हैं तो हम लोअर लिमिट कौन सी देंगे, जो लोअर एंड एक प्राइस रेंज दे रहे ना, जैसे 100 से लेके 120, तो ये लोअर प्राइस रेंज कितनी दे सकते हैं, वो लोअर प्राइस रेंज the closing price of the securities of the company as on the date of the notice as specified। तो जो closing price थी किस दिन की, the closing price of the securities of the company on the date of notice। जिस दिन आपने बायबैक का नोटिस दिया उस दिन आपकी सिक्योरिटी की क्या क्लोजिंग प्राइस थी, वो प्राइस, एंड द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज in the 15th trading day in the 15 trading days to the date of intimation of the meeting of the board of directors approving the buyback। इसको वापस रीड करते हैं। the volume weighted average market price of the share or specified security of the company in the 15 trading days prior to the date of intimation of the meeting of board of director।
दूसरा प्राइस हम क्या देंगे, हमें मान लो बोर्ड मीटिंग करनी है कि हमें बायबैक करना है, तो जिस दिन मैं बोर्ड मीटिंग करने के लिए सबको बताऊंगी ना, वो हो जाएगा डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। डेट ऑफ इंटीमेशन से पिछले 15 दिन की रेंज में हम देखेंगे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या रहा, वो प्राइस। नेक्स्ट हमने देखा इन केस ऑफ, ये हमारा था फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हैं तो इन दोनों प्राइस में से जो हाइयर है उसको हमें लोअर प्राइस बैंड रखना है। मतलब ये प्राइस और ये प्राइस, ये दोनों में से जो भी हाइयर है उसको हम क्या रखेंगे, अपनी प्राइस रेंज का लोअर रखेंगे, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर में हम दो चीजें देखेंगे, पहला क्लोजिंग प्राइस, जिस दिन आप नोटिस दे रहे हो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है, और दूसरा आप जब बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन दे रहे हो उस दिन से पिछले 15 दिन, उस दिन की बैक डेट से 15 दिन में क्या था उन शेयर्स का, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। उन दोनों में से विच एवर इज हायर वो हमारा बायबैक के प्राइस रेंज का लोअर एंड होगा। ये कौन से केस में है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर। तो लोअर एंड कितना होगा, द लोअर एंड शैल नॉट बी लेस देन द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। The buyback price shall depend upon the price discovered through the bids received from the shareholder within the price range. अब अगर आपके इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है तो आपको एक वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो वैल्यूअर आपके शेयर्स, असेट, लायबिलिटी सबको देखते हुए एक प्राइस निकालेगा कि आपके शेयर के ये प्राइस होंगे, तो वो प्राइस आपका एटलीस्ट मिनिमम लोअर प्राइस होना चाहिए। In case of infrequently traded share, the lower end of the price range shall not be less than, मतलब मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए लोअर एंड, कितना, आपने वैल्यूअर एक पर्सन होता है जो आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू निकालता है प्रॉपर, वो वैल्यूअर ने जो भी सिक्योरिटी का प्राइस बताया है वो प्राइस क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपका, जैसे हमारी रेंज है 100 से लेके 120, तो ये लोअर वाली रेंज एटलीस्ट उस प्राइस जितनी होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। हमारे वैल्यूअर ने अगर आज मान लो प्राइस बताया हमारे शेयर का कि 110 रुपए वैल्यू है, तो आप प्राइस रेंज क्या रखोगे, 110, मिनिमम 110 से प्राइस रेंज रख सकते हो वॉट एवर, मतलब लोअर तो आपका यही होना चाहिए, ये क्या इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम लोअर रेंज नहीं हो सकता। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आप सामने वालों को रेंज देते हो, प्राइस फाइनलाइज कैसे होता है, सब सामने वाले जब बिडिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि कौन कौन पर्सन कितने कितने रुपीस में शेयर देने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके हिसाब से हम फाइनल कट ऑफ प्राइस डिसाइड करते हैं। कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुआ, उसके साथ ही हम अनाउंस करते हैं ये कट ऑफ प्राइस है फाइनली, और उसके साथ हम बायबैक करते हैं। बायबैक हमेशा क्या होता है, कट ऑफ प्राइस पे जो भी शेयर्स ऑफर कर रहे हैं लोग, उनके सिक्योरिटी बायबैक करें, और उनसे नीचे जो शेयर ऑफर कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटीज हम बायबैक करेंगे। अब पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द शेयर, द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन shall be completed within a period of 5 working days from the date of closure। जो बायबैक ऑफर पीरियड था जिसमें लोग बिडिंग कर रहे थे, वो जैसे ही क्लोज हुआ हमें सारी चीजें डिसाइड कर लेनी है, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही हमें पेमेंट कर देना है। नेक्स्ट आता है दैट इज रिटेल एंड प्रमोटर पार्टिसिपेशन। रिटेल इन्वेस्टर शैल हैव ऑप्शन टू बिड एट बायबैक प्राइस। Retail investor mean the security holder who hold a share or specified security up to 2 lakh amount value calculated as per the closing price on the identified date. Next, promoter along with their associate shall not be permitted to participate in buyback through book building। अगर कोई भी कंपनी अपना बायबैक कर रही है थ्रू बुक बिल्डिंग, तो प्रमोटर्स या प्रमोटर्स के एसोसिएट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो, रिटेल इन्वेस्टर कौन हुए, जिस दिन हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द क्लोजिंग प्राइस, एक आइडेंटिफाइड डेट फिक्स करते हैं, एक डेट है आइडेंटिफाइड डेट इज काइंड ऑफ रिकॉर्ड डेट। इस दिन जो भी हमारे शेयर होल्डर्स थे हम उन्हीं को बायबैक का ऑप्शन दे रहे हैं वैसा। तो जो भी हमारे आइडेंटिफाइड डेट है, आइडेंटिफाइड डेट में अगर आपने उस कंपनी के शेयर से सिक्योरिटी होल्ड करके रखे थे और आइडेंटिफाइड डेट की जो भी क्लोजिंग प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग आपने 2 लाख शेयर्स मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2 लाख शेयर होल्ड करके रखे,
मान लो रिलायंस का हम बायबैक डिसाइड हो रहा है, तो रिलायंस की एक आइडेंटिफाइड डेट होगी, उस आइडेंटिफाइड डेट में मान लो रिलायंस की क्लोजिंग प्राइस थी 1000 रुपए, तो आपने उस क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए के शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो आप हो जाओगे रिटेल इन्वेस्टर। नेक्स्ट, मेथोडोलॉजी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड। जो बायबैक ऑफर है कि जब सामने वाले शेयर होल्डर्स बिड कर सकें, वो मिनिमम 2 ट्रेडिंग डेज के लिए ओपन रहेगा। And security holder can submit the bid for any number of the share or other specified security, not exceeding the total number of security in category at a price within the price range. अब जब आप बायबैक बुक बिल्डिंग के थ्रू करोगे तो आपको प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा कितना परसेंट आप किससे लोगे, कितना परसेंट किससे, कितना परसेंट रिटेल इन्वेस्टर से लोगे, कितना परसेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लोगे, वैसा। अब जो भी सिक्योरिटी होल्डर हैं वो कि अपने शेयर्स कितने भी नंबर ऑफ द शेयर्स दे सकते हैं, लेकिन वो एक इस लिमिट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जितने आपने स्पेसिफाई करके रखे हैं क्राइटेरिया, और आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं कौन से प्राइस पे बिड कर सकते हैं, जो आपने प्राइस बताई है उसी रेंज के बीच में बिडिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है इन द इवेंट दैट द बिड्स आर मोर देन बायबैक साइज। अब मान लो आपने डिसाइड किया था 1000 शेयर बायबैक करने का, और 1000 शेयर, अब बिडिंग आ गई, वो बिडिंग ओवर सब्सक्राइब हो गई, बिडिंग इज मोर देन द शेयर साइज, the price at which the 100% of the buyback size is reached shall be the buyback price। तो हम बायबैक प्राइस कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि 100 से लेके हमारी 120 रुपए की रेंज है, 120 रुपए की रेंज है, और यहाँ पे हमने 1000 शेयर मंगवाए थे, 1200 शेयर आ गए, तो पहले 1000 शेयर, और कैसे हम प्राइस लेंगे, नीचे से प्राइस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें लोगों को पैसे देने हैं ना, तो हम यहाँ पे कंपनी को पैसे देने हैं, तो कंपनी क्या चाहती है, मिनिमम कट ऑफ प्राइस रहे, तो वो नीचे से प्राइस लेना शुरू करेगी कि पहले 1000 जो भी सिक्योरिटीज होल्डर्स हैं जिन्होंने नीचे से बिड की, जैसे कि 100, 110, 115, ऐसे आसपास नीचे वाली रेंज के जो भी पास में सिक्योरिटीज होल्डर है 1000, पहले हम उनके शेयर लेंगे और फिर हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे, वो कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट हमारे एडमिशन पे भी एप्लीकेबल होता है। सेम एग्जांपल, जैसे स्कूल या कॉलेज में हम एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, वो एक कट ऑफ रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, सारे लोग उनको एप्लीकेशन दे देते हैं, अगर उनके पास 100 सीट है तो पहले कौन से लेंगे, 99%, 99.8765 वैसे लेंगे, और फिर एक रेंज पे आ जाते हैं, जैसे 100 सीट फुलफिल हो गई वो डिसाइड कर देंगे कट ऑफ प्राइस। वहां से वो कैसे ले रहे थे, हाईएस्ट ले रहे थे, अपन लोगों को पैसे दे रहे हैं तो अपन लोएस्ट से लेना शुरू करेंगे, जहां पे जितने शेयर्स अपने को चाहिए वो फिनिश हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कट ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे सपोज हमें 1000 शेयर लेने हैं, 100 शेयर का प्राइस, 100 शेयर का लोगों ने कट ऑफ, लोगों ने 100 शेयर 100, हमारी रेंज है मान लो 100 से लेके 120 रेंज है, अब हमें 1000 शेयर का बायबैक करना है और आगे हमारे पास 1200 शेयर, तो क्या होगा, 100 शेयर अगर आ गए 110 रुपए पे, और 200 शेयर आ गए हमारे 115 रुपए पे, ये एंड 100, 200, 300 गए, 300 आ गए हमारे नेक्स्ट 300 आ गए हमारे 111 रुपए पे, नेक्स्ट 200 आ गए हमारे 116 रुपए पे, तो 3 to 500, 6, 700, 800 हो गए, 9, 10, अब ये आपके देखो 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर, 200 शेयर, 200 शेयर, 200 शेयर, टोटल मिला के अपनी 1200 बायबैक के लिए बिडिंग आ गई, अपने को 1000 ही लेना था। चूज कैसे करेंगे, लोएस्ट से चूज करेंगे, तो इसमें लोएस्ट क्या है, 110, 115, 111, 116, 120, 19। सबसे पहले हम 110 वाले सारे लोग ले लेंगे, फिर कौन से 111 वाले, तो कितने हो गए, 100, 300, 400 लोग हो गए। फिर हम नेक्स्ट किस पे जाएंगे, 111 के बाद 115, 400 और 200, 600 लोग हो गए अपने पास। 115 के बाद 116, 600 के बाद कितने हो गए, 800 लोग हो गए 116 पे, 800 लोग, फिर अपने को अभी भी 200 लोग चाहिए, तो हम 119 वाली प्राइस पे जाएंगे, 200 लोग हमें मिल गए, तो यहाँ पे हमारी कट ऑफ प्राइस क्या हो गई, 119 हो गई, और जितने भी लोगों ने हमें शेयर टेंडर किए हैं
ये तो किस पे देने के लिए रेडी था, 110 पे देने के लिए रेडी था, लेकिन हमारी कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुई 119। तो कट ऑफ प्राइस या बिलो कट ऑफ प्राइस जितने भी लोगों ने शेयर टेंडर किए हैं, हम उन सबके शेयर्स ले लेंगे। वही लिखा हुआ है, देखो, शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टेंडर्ड एट और बिलो द बायबैक प्राइस शैल बी एक्सेप्टेड एट अ बायबैक प्राइस। तो जो हम कट ऑफ प्राइस डिसाइड करेंगे वो उस प्राइस पे जितने भी लोगों ने सिक्योरिटी हमें दी या कट ऑफ से लोअर पे जितने भी लोगों ने सिक्योरिटी दी, उन सबकी हम सिक्योरिटी ले लेंगे। इन द इवेंट दैट बिड आर लेस देन द बायबैक साइज ऑल द शेयर, और अगर बिडिंग हुई, मान लो हम 1000 शेयर बायबैक करने वाले थे, लोगों ने 800 शेयर ही दिए सेल करने के लिए, तो हम सारे के सारे शेयर्स ले लेंगे। लेकिन क्या है, बिडिंग प्राइस रेंज के अंदर ही होगी हमेशा। In the event that bid are less than the buyback size, okay, ये हो गया। Once the public announcement is made, the buyback shall not be withdrawn or terminated, and bid place shall not be withdrawn. ध्यान रखना, अगर बुक बिल्डिंग हो रही है, आप एक बार बायबैक के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट कर लेते हो, आप उस बायबैक को विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कंपनी ने अगर पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी बायबैक की, तो कंपनी उस बायबैक को विड्रॉ नहीं कर सकती। और आपने एक बार बिड प्लेस कर दी, आप बिड भी विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं बायबैक के लिए, तो वो आपको एक्सटिंग्विश करने पड़ेंगे। दैट इज द प्रोविजन पर्टेनिंग टू एक्सटिंग्विशमेंट मुटाटिस मुनांडिस अप्लाइड द एक्सटिंग्विशमेंट फॉर टेंडर ऑफर। जो हमने टेंडर ऑफर में सर्टिफिकेट का एक्सटिंग्विशमेंट पढ़ा कि आपको मर्चेंट बैंकर की प्रेजेंस पे करना पड़ेगा और मर्चेंट बैंकर के साथ एक ऑडिटर होना चाहिए, वही सेम का सेम किस में आएगा, यहाँ पे बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग में। तो जो भी चीजें हमारी टेंडर ऑफर वाली हैं, जैसे एस्क्रो अकाउंट हो गया, ये हो गया, ये सब का सब ऐसे ही फुलफिल होगा। जैसे टेंडर ऑफर में फुलफिल हुआ, वैसे ही बुक बिल्डिंग में फुलफिल होगा। ओके, अपने एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं ये पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट। दैट इज क्या, बायबैक थ्रू, हाँ, बायबैक थ्रू ओपन मार्केट कौन सी प्रोसेस थे? ओके, दिस इज स्टॉक एक्सचेंज प्रोसेस। वेट, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ओके, आई डोंट नो ये कितना विजिबल है, ये पूरा का पूरा बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस है फ्रॉम ओपन मार्केट। आई वुड रीड इट। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम अप्रूवल ले रहे हैं शेयर होल्डर का। सेम टू सेम जो पब्लिक अनाउंसमेंट एप्लीकेबल था हमारे टेंडर ऑफर वाला, वही सेम टू सेम रहेगा कि इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में देना है सब कुछ। नेक्स्ट आता है पब्लिक अनाउंसमेंट के विद इन 7 वर्किंग डेज आपको बायबैक पीरियड ओपन कर लेना है। बायबैक मिनिमम कितने पीरियड के लिए ओपन रहेगा? 2 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगा। फिर 2 वर्किंग डेज के बाद बायबैक ओपन हुआ, देन वेट, यहाँ पे आई थिंक विजिबल नहीं होगा ये, तो वी कैन डू वन थिंग। गैलरी,
हम्म। हाँ, ये रहा पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, दैट इज विजिबल। अब इधर देखो, बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग में कैसे करेंगे? अप्रूवल सेम का सेम, और नेक्स्ट हमारा क्या है? पब्लिक अनाउंसमेंट। एज जैसे का जैसा हम टेंडर ऑफर में देख रहे थे, सब कुछ सेम। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, विद इन 7 वर्किंग डेज क्या हो जाएगा? बायबैक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप शेयर होल्डर एज अ बिडिंग कर सकते हो। बिडिंग के लिए कितना टाइम पीरियड ओपन है? 2 ट्रेडिंग डेज ओपन है। अब जैसे ही बिडिंग क्लोज हुआ तो क्या करेंगे? मर्चेंट बैंकर और कंपनी एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करेंगे, कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द बिड, और ऑल द बिड बिलो द कट ऑफ प्राइस, ऑल द बिड एट और बिलो, एट लिख लेना, कोई भी बिड जो भी कट ऑफ प्राइस के जो भी कट ऑफ प्राइस जितनी है या उससे बिलो है, वो सबको हम एक्सेप्ट कर देंगे। एंड सबको पे कौन सा करेंगे? कट ऑफ प्राइस पे कर देंगे। उसके साथ साथ क्या होगा? जैसे ही बिडिंग पीरियड फिनिश हुआ, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर हमें पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमें सिक्योरिटीज एक्सटिंग्विश कर देनी है। एक्सटिंग्विश का प्रोविजन कौन सा है? वही सेम का सेम जो हमने टेंडर ऑफर में देखा था। तो सेम है, टेंडर ऑफर में पेमेंट का सेम है, एक्सटिंग्विशमेंट का सेम है, एस्क्रो का सेम है, सब कुछ सेम ही है टेंडर ऑफर में। तो बायबैक थ्रू जब भी आप टेंडर ऑफर पढ़ोगे, साथ ही साथ बुक बिल्डिंग पढ़ के खत्म कर देना। ये हमारा हो गया बायबैक। सी, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आई नो टाइमलाइंस है, तो इसमें जितना 7 to 7 रिवीजन या रिकरिंग हो सके, बेसिकली हमें प्रोसेस समझना है कि बुक बिल्डिंग में हो क्या रहा है, टेंडर ऑफर में हो क्या रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक करें तब क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। ये पूरा यहाँ पे फिनिश होता है बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग अपना पूरा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अभी हमने क्या देखा था? बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट दो हो सकता है, बुक बिल्डिंग या फिर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। बुक बिल्डिंग अपने देख लिया, एंड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा? पहले प्री कंडीशन, द कंपनी में बायबैक ओनली ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनस, अ सेपरेट विंडो शैल बी क्रिएटेड फॉर द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? कंपनी को अगर 1000 शेयर बायबैक करना है, ना ही वो शेयर होल्डर को ऑफर करेगी, ना ही टेंडर ऑफर होगा, ना ही बुक बिल्डिंग होगी। वो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में एज अ बायर, ऑर्डर प्लेस कर देगी और स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर ले लेगी। तो वो क्या होता है? बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आप ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक कर सकते हो जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनस है। जैसे हमारे क्या हो गए, बीएसई और एनएसई, वो नेशनल लेवल के है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक कर सकते हो। एंड आप जब बायबैक करोगे तो आपके लिए एक सेपरेट विंडो बनाया जाएगा, क्योंकि आप एज अ कंपनी बायबैक कर रहे हो, आप नॉर्मली बायबैक नहीं कर सकते एज अ बायर। तो आप एज अ कंपनी बायबैक कर रहे हो, सेपरेट विंडो बनाया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, एंड वहां पे ऐसा दिखेगा सारे के सारे शेयर होल्डर्स को, या फिर कोई भी पर्सन है जो ट्रेडिंग कर रहा है कि ये कंपनी बायबैक कर रही है, तो आपको अपने शेयर्स देने हैं, तो वो शेयर होल्डर्स दे सकते हैं शेयर। तो बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है? आप इंडिविजुअली शेयर होल्डर के पास नहीं जा रहे, आप स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हो, वो आपके लिए सेपरेट विंडो बना रहे हैं, आप उसमें बायबैक कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है? कंपनी को 1000 शेयर बायबैक करने हैं, तो यहाँ पे प्राइस फिक्स्ड नहीं रहता। प्राइस तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? अगर उस शेयर का करंट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, कंपनी को 200 शेयर अवेलेबल है बायबैक करने के लिए, वो उतना बायबैक कर देगी। नेक्स्ट, अगर वो प्राइस बढ़ गया, 120 हो गया, कंपनी के पास वापस 100 शेयर अवेलेबल आ गए, तो 120 रुपए में वो बचे हुए 100 बाय कर लेगी। तो बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एक फिक्स्ड प्राइस पे नहीं होता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वहां पे भी कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट शेयर के लिए अलग अलग प्राइस पे करने पड़ते हैं। See, the company may buyback on a stock exchange, separate window होगी, the buyback of the share or other specified securities through stock exchange shall not be made from the promoter or a person in control.
सेम का सेम बुक बिल्डिंग में पॉइंट आया था कि जो बुक बिल्डिंग से बायबैक हो रहा है वहां प्रमोटर और एसोसिएट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी सेम पॉइंट है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक हो रहा है तो प्रमोटर या फिर जो पर्सन है जिन्होंने कंट्रोल लिया है, जो हमने टेक ओवर में पढ़ रहे थे वो सॉरी हाँ नो सॉरी वो पॉइंट नहीं है। यहाँ पे वही पॉइंट है कि अगर आप प्रमोटर हो कंपनी के या फिर आपके पास किसी कंपनी का कंट्रोल है तो आप बायबैक में अपने शेयर कंपनी को सेल नहीं कर सकते। मतलब प्रमोटर या फिर जिसके पास कंट्रोल है वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉर सेलिंग शेयर। The buyback or security shall be made only through the order matching mechanism except all or none order matching system। अब बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कैसे होगा? सेम जैसे ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म अपन नॉर्मल बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं ना। जैसे आज मैं 100 शेयर रिलायंस के खरीदने वाली हूँ तो मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया मेरे ब्रोकिंग अकाउंट पे। अब ये जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि अगर मैं बाय कर रही हूँ तो सामने कौन है जो 100 शेयर सेल कर रहा है, तो वो मैच करवा देगा। ये बायबैक भी वैसे ही हो रहा है, सामने जितने लोग शेयर सेल करने को रेडी हैं उतना उतना मेरा बायबैक का ऑर्डर मैच होता जाएगा और सेम ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म के थ्रू बायबैक होता रहेगा एक्सेप्ट ऑल और नन ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म सिस्टम। लेकिन ऑल और नन वाला एप्लीकेबल नहीं है। मान लो आज मेरे को 100 अगर मेरे को 100 शेयर बायबैक करने, किसने अपने 120 शेयर दिए, तो वहां पे ऑल और नन का मतलब होता है या तो मैं शेयर्स इतने पूरे बायबैक कर देती या नहीं करती। ये यहाँ ये वाला ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर मेरे को 100 शेयर बाय करने हैं, किसी ने 120 का बायबैक दिया तो इसमें से 100 मैं खरीद लूंगी, ये चलता है, ये ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म चलता है। लेकिन ऑल और नन ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म नहीं चलता। तो बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जा रहे हैं, एक सेपरेट विंडो ओपन हो रहा है, हमें जितने भी शेयर्स बाय करने हैं हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं और वो भी ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म। जिस प्राइस पे सामने वाला बेचने को रेडी है अगर हम वो खरीदने को रेडी है तो हमारा ऑर्डर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट। ये सेम का सेम है, तीनों पॉइंट्स, तीनों जो चीज हम देख रहे हैं ना, टेंडर ऑफर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस और बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, पूरा का पूरा सब कुछ सेम है। पब्लिक अनाउंसमेंट वाला हिंदी इंग्लिश रीजनल न्यूज़पेपर सब कुछ डिक्टो सेम है। और स्टॉक एक्सचेंज को पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक को फर्निश कर देना है और एक एक कॉपी सबकी वेबसाइट पे जाएगी। ये सेम टू सेम जो टेंडर ऑफर वाला है ना, वही सेम के सेम पॉइंट रिपीटेड है। अब यहाँ पे है द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल कंटेन द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ द ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज थ्रू व्हिच द बायबैक ऑफ द शेयर वुड बी मेड। जो आप पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हो उस पब्लिक अनाउंसमेंट में सारी की सारी डिटेल होनी चाहिए कि आप कौन से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक कर रहे हो। इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट, नो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और लेटर ऑफ ऑफर। नॉर्मल टेंडर में क्या हो रहा था, टेंडर में हम लेटर ऑफ ऑफर फाइल कर रहे थे, यहाँ पे लेटर ऑफ ऑफर जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि हम शेयर होल्डर्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे जा रहे हैं, वहीं से जितने जितने लोग शेयर सेल करने को रेडी हैं हम उनसे बायबैक करें, तो हमें लेटर ऑफ ऑफर देने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ये ध्यान में रखना कि अगर हमारा बायबैक कैसे हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो हमें लेटर ऑफ ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर आप बायबैक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर का बायबैक हो सकता है। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर की डेफिनेशन में डाउट है, सेबी टेक ओवर रेगुलेशन उठा के देखो, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार वापस रीड करके आना। तो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है उन्हीं का बायबैक हो सकता है, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। द बायबैक इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, और बाकी जो भी रिस्ट्रिक्शन सेबी प्लेस करना चाहे इट कैन डू द रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आता है ओपनिंग ऑफ द इशू। द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एज अ परचेजर शैल बी अपीयर्ड ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। अब जब कंपनी अपना परचेज ऑर्डर प्लेस करेगी कि हम 100,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, तो आप जब आप एज अ पर्सन, आप एज एन इंडिविजुअल अपना जब डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा कि कंपनी 1000 शेयर बायबैक करना चाहती है इस प्राइस पे, तो वो ऑर्डर प्लेस कंपनी एज अ परचेजर लिखा हुआ आएगा वहां पे, और आप अपने शेयर्स कंपनी को वहां पे सेल कर सकते हो अगर आपको सेल करने हैं तो।
द बायबैक ऑफर शैल ओपन नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम रिकॉर्ड डेट। अब यहाँ पे वही सेम का सेम पॉइंट, आपको बायबैक कब तक ओपन कर देना है, जिस दिन आपने रिकॉर्ड डेट फिक्स की उसके 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको बायबैक ओपन कर देना है। एंड शैल क्लोज, अब बायबैक क्लोज कब होगा, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, टाइमलाइन एज स्पेसिफाइड। अपन ये टाइमलाइन रीड कर लेते हैं बट एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला, विद इन 6 मंथ इफ द बायबैक इज ओपन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023। सी ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका बायबैक ओपन हुआ था मार्च 23 से पहले तो आपका बायबैक 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बायबैक ओपन हुआ था 1 अप्रैल 23 और मार्च 24, अप्रैल 23 या फिर मार्च 24, इनके बीच में आपका बायबैक ओपन हुआ तो आप 66 वर्किंग डेज में बायबैक कंप्लीट कर लो। सी ये टाइमलाइन रिड्यूस कर रहे हैं, धीरे धीरे दे वांट कि बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जैसा ऑप्शन ही ना रहे। नेक्स्ट पे बोला है कि अगर आपका बायबैक ओपन हुआ कब, अप्रैल 24 से लेके मार्च 25, इसके बीच में आपका बायबैक कभी भी ओपन हो रहा है तो आपको 22 वर्किंग डे के अंदर अंदर बायबैक फिनिश करना होगा। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर रिलेवेंट भी है तो ये थोड़ा रिलेवेंट है, बाकी पास्ट हो चुका, बाकी रिलेवेंट नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 द ऑप्शन ऑफ ओपन मार्केट बायबैक शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी कंपनी। अब अप्रैल 1 25 से तो ओपन मार्केट का ये ऑप्शन ही हटा रहे हैं। एज आई सेड ओपन मार्केट ये धीरे धीरे गायब ही करे बायबैक थ्रू ओपन मार्केट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो अब बचेगा क्या फ्यूचर में अप्रैल 25 के बाद, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर या फिर बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। स्टॉक एक्सचेंज तो ये पूरा का पूरा ही हटा रहे। Next, read this subsequent compliance. I hope language clear है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसीजर फॉर बायबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। अब अगर आपके पास शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, सी ये इतना रिलेवेंट नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम सेबी बोल रहा है आपको कि आप शेयर डीमैट में ही इशू कर सकते हो और फिजिकली इशू नहीं कर सकते, और जो फिजिकली इशू कर सकते जिनके पास फिजिकल शेयर है उनको भी ट्रांसफर से पहले डीमैट में करवाना ही पड़ेगा। तो ये अगर भूले चूके आपके पास फिजिकल शेयर है तो उनका भी बायबैक हो सकता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट। A separate window shall be created by the stock exchange which shall remain open during the period of buyback for buyback of the share in physical form. अब ये जो बायबैक है, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, हमने देखा इनिशियली एक सेपरेट विंडो क्रिएट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज पे कि आप उससे बायबैक कर सकते हो। अब जो स्टॉक एक्सचेंज का फिजिकल प्लेस है वहां पे भी एक सेपरेट कॉर्नर या विंडो क्रिएट होगी और जिनके पास फिजिकल शेयर है वो वहां पे जाके बोल सकते हैं, अच्छा कंपनी बायबैक करी है, मेरे पास ये फिजिकल शेयर है, ये मैं फिजिकल शेयर बायबैक के लिए देना चाहता हूँ। अब the company shall buy back the share holding the physical through the separate window after verification of the identity and eligible. अब आप फिजिकल शेयर देने के लिए आए हो कि मैं इसको सेल कर रही हूँ और बायबैक में दे रही हूँ, तो कंपनी को पहले चेक करना पड़ेगा, हाँ अपने रजिस्टर से रजिस्टर्ड से एंट्री चेक करनी पड़ेगी। सी कंपनी के रजिस्टर में इन लोगों का नाम लिखा होगा या नहीं,
इन लोगों का नाम लिखा होगा क्योंकि इनके पास फिजिकल शेयर है। और कंपनी के रजिस्टर में कौन होता है, सारे के सारे रजिस्टर्ड होल्डर के नाम है। तो रजिस्टर्ड होल्डर में जिनके पास डीमैट शेयर है उनका रजिस्टर्ड होल्डर डिपॉजिटरी है, जिनके फिजिकल शेयर है उनके रजिस्टर्ड होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर दोनों सेम है और उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है। आप आज शेयर देने के लिए आए अपने फिजिकल फॉर्म में, कंपनी अपना रजिस्टर खोल के चेक करेगी, हाँ आपकी आइडेंटिटी है, आपके नाम पे शेयर है, ओके आप शेयर दे सकते हो अपने। Next, the price at which the shares or securities are bought back shall be the volume weighted average price of the share or securities bought back other than the physical form other than in physical form during the calendar week in which the share or securities were received by the broker. अब आप जो फिजिकल शेयर देने के लिए आ रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है, जो बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, आपके पास फिजिकल शेयर नहीं है तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो आपका जैसे आपका अगर डीमैट अकाउंट है तो वहां पे अगर बायबैक फ्रॉम, ये वाला पॉइंट, बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, आपके पास डीमैट शेयर है तो वहां पे आपका लिखा हुआ आएगा कि हाँ कंपनी बायबैक कर रही है इस प्राइस पे, तो जो प्राइस चल रहा है आप उसी प्राइस पे शेयर दे सकते हो बायबैक के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल शेयर्स हो रहे हैं बायबैक, तो उस टाइम तो कोई करंट प्राइस फिजिकल शेयर का तो फ्लक्चुएट होगा नहीं, तो उनको कौन सी प्राइस पे देंगे उसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। The price at which the share or securities are bought back shall be the volume weighted average price of the share or securities bought back other than the physical form during the calendar week in which the share or securities were received by the broker. अब मान लो कि मैं आज लेके आई शेयर्स ब्रोकर के पास, मेरे पास फिजिकल शेयर थे, मैं इन शेयर्स को लेके आई कि मेरे को इनका बायबैक करवाना है, तो मेरे को कौन सा प्राइस मिलेगा, फिर ब्रोकर चेक करके बताएगा कि ये फिजिकल शेयर के अलावा ऑलरेडी जो शेयर्स बायबैक के लिए आए थे हमने उनको कौन सा प्राइस पे किया। मतलब डीमैट में शेयर इस कैलेंडर वीक में, जिस कैलेंडर वीक में आप फिजिकल शेयर लेके आ रहे हो, ब्रोकर देखेगा कि उससे पहले कौन से शेयर बायबैक के लिए आए थे उनको हमने कौन सा प्राइस पे किया और उनका क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और वही प्राइस आपको पे होगा। तो एक बार लाइन वापस रीड करो। See, the price at which the share or specified securities are bought back should be volume weighted average price of the share or specified security bought back other than in physical form during the calendar week in the share or security were received by the broker. तो आप अपने आज शेयर्स दे रहे हो ब्रोकर को कि मेरे को इन शेयर्स का बायबैक करवाना है फिजिकल फॉर्म में, तो ब्रोकर देखेगा इस कैलेंडर वीक में फिजिकल शेयर्स जो बायबैक हुए हैं उनके अलावा डीमैट में कितने शेयर मैंने बायबैक के लिए लिए और उनका एवरेज प्राइस निकालेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और वही एवरेज प्राइस आपको दे देगा। जैसे आज कौन सा दिन है, अब कभी कभी हो सकता है ना आप वीक के फर्स्ट डे पे ही चले गए, तो अभी तक तो कोई भी इस वीक में बायबैक नहीं हुआ था डीमैट शेयर का, तो कौन सा प्राइस होगा। However, the price of the share or security tendered during the first calendar week, वही पॉइंट है कि फर्स्ट कैलेंडर वीक में क्या होगा, ऑफ द बायबैक शैल बी द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर वीक। अब फर्स्ट कैलेंडर वीक में ही आ गए बायबैक के लिए फिजिकल शेयर का, तो अभी तक तो कोई प्राइस अवेलेबल नहीं है, किसी ने भी बायबैक के लिए शेयर नहीं दे डीमैट में, तो हम देखेंगे लास्ट कैलेंडर में वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या चल रहा था। लास्ट कैलेंडर वीक में हमारे शेयर का स्टॉक एक्सचेंज पे वॉल्यूम वेटेड प्राइस क्या चल रहा था, मार्केट प्राइस, उसका हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालेंगे, वो प्राइस आपको मिल जाएगा। Note, in case no share or securities were bought back in the normal market during the calendar week, the preceding calendar week when the company has last bought the share or security may be considered. अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बट थोड़े से टेक्निकल है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप बायबैक कर रहे हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज तो आप फिजिकल शेयर का भी बायबैक कर सकते हो, डीमैट शेयर का भी बायबैक कर सकते हो। डीमैट शेयर का बायबैक कैसे होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे अपन ने एक सेपरेट विंडो बना के रखी थी, वहां पे लिखा होगा कि कंपनी इतने शेयर बायबैक कर रही है, आपको सेल करने हैं, आपको देने हैं वापस, आप दे सकते हो, वो हो गया डीमैट का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल शेयर, किसी के पास फिजिकल सिक्योरिटी है तो उसका बायबैक हो सकता है, हाँ हो सकता है ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अब कैसे होगा बायबैक,
पहले बताया, उसके लिए भी सेपरेट विंडो बनानी पड़ेगी और वो भी फिजिकल विंडो। जैसे जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई या एनएसई, उनके फिजिकल प्लेस पे सेपरेट हम एक एरिया बनाएंगे। वहां पे कोई भी पर्सन जिसको सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में बायबैक करने के लिए आना है वो आ सकता है, हमें सिक्योरिटी दे सकता है। इजी बीजी, यहां तक तो क्लियर है, सेपरेट विंडो। अब हम उसको प्राइस कौन सा ऑफर करेंगे उसकी बात आ रही है। तो जिस कैलेंडर वीक में वो हमें बायबैक के लिए सिक्योरिटीज देने के लिए आया, उस कैलेंडर वीक में हम देखेंगे हमने बायबैक डीमैट का कौन से प्राइस पे किया। उस कैलेंडर वीक में अभी तक हमने जो भी डीमैट सिक्योरिटी बाय किए कौन से प्राइस पे किए, उन प्राइस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालेंगे और इस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट वाले को वो प्राइस दे देंगे। अब मान लो ये कैलेंडर वीक में अभी तक कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई, तो हम क्या देखेंगे, पिछला कैलेंडर वीक कौन सा था और उसमें किसी भी पर्सन ने हमें सिक्योरिटीज दिए या नहीं दिए। रीड कैसे करोगे, ये पैरा के साथ आप ये पैरा रीड करोगे। अब आई होप ये दोनों सेंस बना रहे हैं। जस्ट टेक योर टाइम एंड रीड दीज टू। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला कि कोई भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फर्स्ट कैलेंडर वीक में ही लेके आ गया था, तो वहां तक तो कुछ भी बायबैक नहीं हुआ था ना तो डीमैट फॉर्म में हुआ था, ना ही लास्ट वीक में बायबैक हुआ था। तो वहां पे कौन सा प्राइस लेंगे, तो वहां पे हम लेंगे क्या, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। पिछले लास्ट वीक में, आज कैलेंडर वीक, फर्स्ट कैलेंडर वीक के पिछले वीक में जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा था, और प्राइस क्या, जो भी मार्केट में प्राइस चलता है एंड के क्लोजिंग वाला हम मार्केट प्राइस ले लेते हैं। अब उस मार्केट प्राइस का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो जो प्राइस आ गया वो हम उस पर्सन को दे देंगे। तो एक बार इसको भी रीड कर लेना। सी ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने को यहां से पढ़ना है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट इज काइंड ऑफ सेम जो हमने टेंडर ऑफर में पढ़ा था। I hope it is clear. Escrow account. The company shall, within a 2 working days from public announcement, create an escrow account toward the security. अब escrow account में कितना, 25% of the amount earmarked for the buyback, flat 25%. वहां पे तो क्या हो रहा था, अप टू 100 करोड़ 25%, उससे ऊपर का बायबैक है तो इनिशियल 25%, फिर कितना था, आई गेस 10% था। यहाँ पे एस्क्रो अकाउंट में जितने भी अमाउंट का बायबैक करने वाले हो उसका फ्लैट 25% आपको डिपॉजिट कर देना है। अब एस्क्रो अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, वही सेम चीज जो हमने टेंडर में देखी थी, आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हो, और नेक्स्ट क्या है, बैंक गारंटी। अगर बैंक गारंटी आप दे रहे हो एस्क्रो अकाउंट में तो वो किसके फेवर में होनी चाहिए, मर्चेंट बैंकर के फेवर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिपॉजिट कर सकते हो आप क्या, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इक्विटी शेयर एंड एनी ऑफ द ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड की यूनिट और उन सबका कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें हम एज एन एस्क्रो अकाउंट में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एस्क्रो में कैश का ही कंपोनेंट हो, एस्क्रो में इन सारी चीजों को मिला के कितना होना चाहिए, फ्लैट 25% ऑफ द अमाउंट जो हमने डिसाइड किया है उतने का हम बायबैक करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट, वो हमने ऑलरेडी वहां पे देख लिए थे, एक बार उसको और रिफ्रेश कर लेते हैं। फॉर द पार्ट ऑफ escrow account is in the form of cash deposit. The company shall empower the merchant banker to instruct the bank to make the payment lying to the escrow account to meet the obligation arising out of the buyback. जो भी हमने कैश में escrow account में कैश कंपोनेंट डिपॉजिट किया है, तो कंपनी मर्चेंट बैंकर को बोलेगी कि जब भी बायबैक की ऑब्लिगेशन आएगी तो मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जहां पे हमने कैश डिपॉजिट किया है वो कैश अवेलेबल रहे हमारे पास बायबैक के लिए। नेक्स्ट बोला है कि अगर आप बैंक गारंटी के फॉर्म में एस्क्रो में डाल दो तो पहला किसका, बैंक गारंटी मर्चेंट बैंकर के फेवर में होनी चाहिए, और दूसरा बैंक गारंटी का टेन्योर कितना होना चाहिए ये हमने देखा था। बैंक गारंटी मर्चेंट बैंकर के फेवर में, और बैंक गारंटी वैलिड कितने पीरियड के लिए होनी चाहिए, 30 वर्किंग डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड और टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑब्लिगेशन व्हिचएवर इज लेटर। सी बैंक गारंटी हमने एक्टिवेट करके रखी है, कितना, बायबैक पीरियड हो गया उसके 30 दिन तक भी बैंक गारंटी वैलिड रहनी चाहिए, या फिर जिस दिन हमारा बायबैक का क्या सारा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया उन दोनों डेट में व्हिचएवर इज लेटर तब तक हमारी बैंक गारंटी वैलिड रहनी चाहिए। नेक्स्ट, वो जो बैंक गारंटी है वो बैंक गारंटी मर्चेंट बैंकर रिटर्न नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल सारी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ऑब्वियसली बैंक गारंटी वैलिड कब तक रहेगी, टिल द कंप्लीशन ऑफ ऑब्लिगेशन। ये भी हमने देखा था कि अगर आप एस्क्रो अकाउंट में सारी चीजें डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक गारंटी हो गया, कैश कंपोनेंट कॉम्बिनेशन, तो मिनिमम कैश कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कैश आपका एटलीस्ट 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट अर्नड फॉर बायबैक। जितने का आपने बायबैक सोचा है कि हम 100 करोड़ का बायबैक करेंगे तो एस्क्रो अकाउंट में मिनिमम तो आपको 2.5 करोड़ कैश डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे। अब the amount may be released from the escrow account for making the payment subject to at least 2.5% of the amount earmarked for buyback of the board of director remaining in the escrow account at all the point of time। अब यहाँ पे escrow account में जो भी आपने कैश कंपोनेंट डिपॉजिट किया है वो मिनिमम 2.5% रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वो 2.5% एंड तक रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो आज आपने बायबैक किया, आपने शेयर्स ले लिए शेयर होल्डर के, फिर कुछ भी ऑब्लिगेशन करने में डिले कर दिया या कुछ भी गलती कर दी तो सेबी किसका फर्दर पकड़ेगा, एटलीस्ट वो 2.5% ऑफ द कंपोनेंट एस्क्रो अकाउंट में है तो सेबी उसको अपने पास रखेगा, और वो तब तक रखेगा जब तक आप बाकी सारा पेमेंट नहीं कर देते। तो वो 2.5% सेबी एज द सिक्योरिटी रखता है अपने पास। आप सबको पेमेंट कर दो, सारा का सारा बायबैक ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लो, ये 2.5% वाला आप लेके चले जाओ फिर। नेक्स्ट, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट earmarked of the buyback, the amount and guarantee remaining in the escrow account if any shall be released to the company। नेक्स्ट, आप जितना भी बायबैक कर रहे हो उस बायबैक में क्या हो रहा है, आपने जितना भी आपने बायबैक किया, जैसे आपने 100 करोड़ का बायबैक डिसाइड किया था तो वहां पे बैंक गारंटी आप फेवर कर सकते हो मर्चेंट बैंकर के फेवर में, और बहुत सारी चीजें भी आप एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट है, जितना आपने बायबैक के लिए सोचा था उसका एटलीस्ट आपने 50% भी अमाउंट यूटिलाइज कर लिया तो बाकी सारी जो भी सिक्योरिटीज है वो रिलीज कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब वो जो 2.5% लेके रखा हुआ था वो क्यों लेके रखा हुआ था इसको रीड करोगे तो समझ आएगा। In the event of non-compliance, SEBI may direct the merchant banker to forfeit the escrow account, subject to the maximum of 2.5% amount earmarked for the buyback, as a case may be। अब ये 2.5% यहाँ पे ये बोला है कि एस्क्रो अकाउंट में अभी तक हमने क्या देखा, एस्क्रो अकाउंट में आप कैश कंपोनेंट कितना रख सकते हो, 2.5% ऑफ द मिनिमम अमाउंट आपको इतना रखना ही पड़ेगा, और आप पेमेंट के लिए भी इसको यूज नहीं कर सकते, सारा का सारा ऑब्लिगेशन कंप्लीट करोगे फिर ही आपको ये फ्री होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी ऑब्लिगेशन का ब्रेच किया जिससे बायबैक नहीं हो पाया, उसमें रुकावट आई, तो सेबी मर्चेंट बैंकर को बोलेगा कि आप ये जो 2.5% का एस्क्रो अमाउंट है आप उसको फॉरफिट कर लो।
अब एक क्वेश्चन आता है, ये मर्चेंट बैंकर है कौन, ये किसका आदमी है? यहाँ पे मतलब है कंपनी अपॉइंट करती है मर्चेंट बैंकर को अपना बायबैक करने के लिए, लेकिन ये सेबी के कहने पे काम कर रहा है कि सेबी ने बोला एस्क्रो अकाउंट का पैसा फॉरवर्ड कर लो, तो मर्चेंट बैंकर फॉरवर्ड करके सेबी को दे रहा है। सी, यहाँ पे मर्चेंट बैंकर और कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। जैसे आप अगर सीएस हो गए, ऑब्वियसली यू वुड बी, तो आप कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी में जाके स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे। पैसे कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन किसके प्रति बनती है? आपकी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के प्रति बनती है कि इन सारे के सारे, सॉरी स्टैट्यूटरी नहीं, अपन सेक्रेटोरियल ऑडिट। आप जब सेक्रेटोरियल ऑडिट करोगे तो आपकी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के प्रति बनती है कि इस कंपनी ने रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई किया है नहीं किया, वो चेक करना, उसकी श्योरिटी देना। वही सेम का सेम काम मर्चेंट बैंकर कंपनी अपॉइंट कर रही है, तो मर्चेंट बैंकर कंपनी का काम कर रहा है, लेकिन मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड है एज एन इंटरमीडियरी सेबी के साथ, तो मर्चेंट बैंकर सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब यहाँ पे बोला है एक्सेप्ट इन द केस, मतलब ये सारे केसेस में आपका 2.5% वाला अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। कौन कौन से केसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ओपन मार्केट। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है अपना, कौन सा? एस्क्रो अकाउंट, और दूसरा आप फिजिकल शेयर्स बायबैक कर रहे हो तब क्या होगा। अब कब आपका 2.5% प्रॉफिट नहीं होगा, इवन तो आपने गलती की फिर भी 2.5% कब प्रॉफिट नहीं होगा? वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द बायबैक पीरियड वाज हायर देन द बायबैक प्राइस सर्टिफाइड बाय द मर्चेंट बैंकर। आपने वॉल्यूम वेटेड मार्केट प्राइस डिसाइड किया 100, और आपने बायबैक का प्राइस डिसाइड किया 100, और अभी एवरेज में, अभी मार्केट में उन शेयर का मार्केट प्राइस 120 चल रहा है, तो कोई भी पर्सन अपनी सिक्योरिटी 100 रुपए पे कंपनी को क्यों देगा? तो उस केस में आपका बायबैक कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आपकी गलती नहीं थी, आपने जो प्राइस डिसाइड किया, अब उससे हायर प्राइस मार्केट में चल रहा है, उसकी वजह से आपको बायबैक के लिए सिक्योरिटीज नहीं मिल रही, तो वो आपकी गलती नहीं थी, वहां पे आपका ये 2.5% प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है, सेल ऑर्डर वर इनएडिक्वेट डिस्पाइट द बायबैक ऑर्डर प्लेस्ड बाय द कंपनी एज इनपुट। आपने बायबैक ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस किया और सेलिंग ऑर्डर ही ढंग के नहीं आएगा, इनएडिक्वेट आया, जिसकी वजह से आप बायबैक नहीं कर पा रहे, तो यहां भी आपकी गलती नहीं थी, आपका 2.5% प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट बोला है द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जो कंपनी के बियॉन्ड द कंट्रोल हो गए, जिससे कंपनी बायबैक नहीं कर पाई, तो वहां पे भी आपको 2.5% अमाउंट फॉरफिट नहीं करने दिया जाएगा, और ये सर्कमस्टांसेस फैक्ट ऑफ द केसेस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए सेबी एट द ओपिनियन ऑफ द सेबी मेरिट कंसीडरेशन, सेबी केस को देखेगा, फैक्ट को देखेगा, फिर ही सोचेगा अच्छा ये सर्कमस्टांसेस वैलिड थे या नहीं थे। नेक्स्ट है, इन द इवेंट ऑफ फॉरफीचर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड द अमाउंट फॉरफिटेड। अब ये यहां तक फिनिश हो गया। ये 3 पॉइंट कौन से हैं? आप बायबैक कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपका 2.5% अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। कब? जब वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ही ज्यादा चल रहा था आपके बायबैक प्राइस से। सेकेंड पॉइंट है, आपने बायबैक के लिए बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन सामने से ही सेलिंग ऑर्डर इनेडिक्वेट आ रहे थे। थर्ड पॉइंट है कि आप कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जो बियॉन्ड आपके कंट्रोल है और उसकी वजह से आप बायबैक नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आपका 2.5% अमाउंट फॉरफिट नहीं होगा। नेक्स्ट, जो भी अमाउंट फॉरफिट हुआ है वो सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में चला जाएगा, और उससे उस पैसों से इन्वेस्टर के लिए एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट होंगे। अब ये लास्ट टॉपिक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द शेयर्स। अब आपने जो शेयर्स बायबैक किए, दोनों फॉर्म में बायबैक कर सकते हो, फिजिकल फॉर्म में भी, डीमैट फॉर्म में भी। द प्रोविजन पर्टेनिंग टू द एक्सटिंग्विशमेंट, जो टेंडर ऑफर वाला टाइम पीरियड था, जैसे टेंडर ऑफर में हमने क्या देखा था कि आपको मर्चेंट बैंकर के सामने या उसके साथ साथ ऑडिटर होगा उसके सामने एक्सटिंग्विश करने, सेम का सेम यहाँ पे भी लगेगा एक्सटिंग्विशमेंट में। वेरिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस शैल बी कंप्लीटेड विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम पे आउट। जिस दिन आपने पेमेंट कर लिया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करके एक्सटिंग्विश कर देना है। द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द सर्टिफिकेट सो व्हाट ड्यूरिंग द मंथ। ओके वेट, आई जस्ट कम। Okay, let's continue with the extinguishment point.
सी यहाँ पे क्या हो रहा है, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। तो जो बायबैक विंडो है वो हमने इनिशियली देखा था कितने टाइम पीरियड के लिए ओपन रह सकती है। स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे अपन ने देखा था जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी सॉ, यहाँ पे सी विद इन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 66 वर्किंग डेज, 22 वर्किंग डेज, इतने दिनों में बायबैक हो जाना चाहिए, मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए विंडो ओपन रहती है। तो आपको एक्सटिंग्विश कैसे कर देना है, जैसे इस मंथ में जितनी भी सिक्योरिटीज अपन ने फिजिकल फॉर्म में ली ना, तो इसी मंथ के विद इन सर्टेन टाइम आपको वो एक्सटिंग्विश कर देनी है। तो अपने एक्सटिंग्विशमेंट का पॉइंट देखते हैं। हाँ, extinguish. The company shall extinguish and physically destroy the securities, certificates so bought back during a month in the presence of the merchant banker and secretarial auditor on or before 15 days of the succeeding month. मान लो मेरा बायबैक चला था अप्रैल, मई, जून, तो जो भी मैंने अप्रैल में सिक्योरिटीज ली उनको मेरे को 15 मई तक डिस्ट्रॉय कर देना है। एंड उसके बाद जो एंड हो गया पूरा का पूरा, ये तो हर मंथ की सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय करने की बात की गई, उसके बाद बायबैक हमारा पूरा का पूरा एंड हो गया। फिर इंश्योर करना है हमें कि सारी की सारी सिक्योरिटी एंड के विद इन 7 वर्किंग डेज डिस्ट्रॉय हो जाए। ये एंड हो गया। हर मंथ का क्या करेंगे, हर मंथ का हम साथ ही साथ में डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज कितने डेज थे, हाँ 15 डेज, वर्किंग नहीं 15 डेज के अंदर। एंड नेक्स्ट बोला एंड हो गया, बायबैक पीरियड एंड हो गया, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें इंश्योर करना है कि सारे की सारी सिक्योरिटीज जो हमने बॉट बैक की थी वो डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पे अपना बायबैक चैप्टर एंड होता है। सी बायबैक वाला चैप्टर ना इतनी कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है, बट एक चीज आती है, तीन टाइप के बायबैक हो जाते हैं अपने, बायबैक थ्रू टेंडर ऑफर, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग। तो इसको इजियर करने के लिए आई हैव मेड अ चार्ट, थोड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो जाएगा बट अपने को अच्छी इसको रीडिंग देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, बायबैक, ओके वेट, अपने वापस चलते हैं लास्ट। हाँ ये हमारा हमने क्या देख लिया था, बायबैक ओपन मार्केट बुक बिल्डिंग वाला। ओके नेक्स्ट हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस, बायबैक थ्रू ओपन मार्केट कैसे फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना वही सेम का सेम प्रोसेस चार्ट में समराइज्ड है। सी अप्रूवल हुआ विद इन 2 वर्किंग डेज कंपनी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, ये सेम का सेम कहा था, टेंडर ऑफर में था। तो ये जितना पब्लिक अनाउंसमेंट वाला पार्ट है ना, इतना पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सेम है तीनों में, टेंडर ऑफर में सेम है, बुक बिल्डिंग में सेम है, स्टॉक एक्सचेंज में सेम है। अब ध्यान में ये रखना है, पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद 2 वर्किंग डेज में अपने को एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लेना है, और एस्क्रो अकाउंट में कितने रुपए डालने हैं, फ्लैट 25% ऑफ अमाउंट दैट इज डिसाइडेड, वो पूरा का पूरा एस्क्रो अकाउंट में डालना है। एस्क्रो अकाउंट अपने को बायबैक थ्रू ये स्टॉक एक्सचेंज वाला डिटेल में पढ़ना है। फिर रिकॉर्ड डेट आ गया, सारा मामला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्ड डेट के विद इन 4 वर्किंग डेज अपने को बायबैक स्टार्ट ही कर देना है, बायबैक स्टार्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बायबैक रहेगा। ये टाइम अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे क्या था 6 मंथ था, 66 डेज था, 22 डेज था, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखोगे भी तो ये रखोगे स्पेसिफाइड, बायबैक वुड बी ओपन फॉर स्पेसिफाइड टाइम। फिर बायबैक ऑफर क्लोज हो गया, फिर जिस दिन क्लोज हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही आपको वेरिफिकेशन कर देना है। एंड वेरिफिकेशन के बाद पैरेलली आपको वेरिफिकेशन पैरेलल कर लेना है, और फ्रॉम पेमेंट भी कर देना है, पे आउट। एंड उसके बाद क्या कर देना है, वेरिफिकेशन के बाद तुरंत का तुरंत फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना है। फिजिकल डिस्ट्रॉय में हमने क्या देखा था, हर मंथ जितना भी बायबैक किया उसकी सिक्योरिटी नेक्स्ट मंथ के 15 तक डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो सिक्योरिटी बॉट बैक एवरी मंथ extinguished by 15th of the next month, and all the security bought back extinguished within 7 working days from the buyback completion। ये पूरा का पूरा कौन सा प्रोसेस है, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या था, ओके बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग, ये हमारा हो चुका है। अब स्टॉक एक्सचेंज में कुछ और भी पॉइंट है जो हमें पढ़ने थे, जो रिलेवेंट थे। अब ये कौन सा था, ओके बायबैक फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज।
ये और भी अपन ने पॉइंट्स अलग अलग देखे थे, कौन से मिनिमम 75%, 40% वाला अमाउंट वाला, बायबैक ओनली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनस होनी चाहिए, बायबैक ओनली फॉर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, प्रमोटर से नहीं करेंगे, हमारा पर्सन इन कंट्रोल एक्टिंग इन कंसर्ट से नहीं करेंगे, ओनली ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म से होगा, लेटर ऑफ ऑफर नहीं, नो लेटर ऑफ ऑफर टू स्टॉक एक्सचेंज, डेली इंफॉर्मेशन हम देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने कितने शेयर्स, ओके, डेली इंफॉर्मेशन अपने देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने कितने शेयर उनसे परचेज किए, और स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे भी डालेगा, कंपनी भी अपनी वेबसाइट पे डालेगी। फिर सेपरेट विंडो देखेंगे बायबैक के लिए ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बायबैक फिजिकल शेयर का कैसे होगा, ये दो पॉइंट जो है वो डिटेल में पढ़ना, ठीक है, फिजिकल शेयर का कैसे होगा, एस्क्रो अकाउंट से बायबैक कैसे होगा। नेक्स्ट, ये जब बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाए, ये पूरा का पूरा बायबैक का ओवरव्यू है, तो एटलीस्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें और कैसे कैसे अपने को अप्रोच करना है। बायबैक का ओवरव्यू, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, कंपनी लॉ में बायबैक के बारे में क्या बोला, कौन कौन से एप्लीकेबल प्रोविजन थे, जैसे सेक्शन नंबर 68, 69, 70, सोर्सेस कौन से थे, कौन सा था, आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर सकते हो, और फ्रेश सिक्योरिटी इशू करके बायबैक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या थी, वो दोनों सिक्योरिटीज सेम नहीं होनी चाहिए, आपकी सेम टाइप की नहीं होनी चाहिए। फिर बायबैक रेगुलेशन आ गया सेबी का, एप्लीकेबल प्रोविजन दोनों के सेम, सोर्सेस सेम, लिमिट सेम, लिमिट क्या था, 25% ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर इन नंबर, वो सारी लिमिट्स, कंडीशन, ऑथराइजेशन, प्रोहिबिशन ऑफ फॉर बायबैक। फिर हमने देखा बायबैक तीन टाइप से हो सकता है, टेंडर ऑफर से, फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू बुक बिल्डिंग, उन तीनों के अपने पास चार्ट्स भी अवेलेबल है। ओके, हियर आर बायबैक एंड्स।